हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारा वैदिक काल चल रहा है और वैदिक काल में मैं आपका एक पूरा काल करा चुका हूं, पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में मैंने आपका जो जो चैप्टर कराए थे मैं एक बार आपको उन्हें रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि अब से पहली क्लास में मैंने क्या क्या कराया था। मैंने आपको जो कराया था पूर्व वैदिक काल कराया था, और पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको 3-4 चीज़ कराई थी। जैसे कि मैंने आपको उस क्लास में कराए थे, क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक देखिए, मेरी क्लास ज़्यादातर 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की होती हैं, लेकिन इस 20 मिनट, 25 मिनट और 27 मिनट या लास्ट 30 मिनट में मैं आपको इतना देने की कोशिश करता हूं कि आप 30 मिनट के बराबर उस क्लास में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी परेशान ना हो। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो बस प्लीज़ आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। बस यही विनती है, इतना तो अधिकार बनता है कि इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ। बाकी आप सब समझदार हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा करेंगे। दूसरी बात, जो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया था, एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको कल समझाया था, उसमें मैंने आपको पूर्व वैदिक काल बताया था। और पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, क्या कि इनके वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जो मैंने आपको कराई थी, उसमें मैंने आपको वैदिक साहित्य कराया था। और वैदिक साहित्य में मैंने आपके कराए थे वेद, मैंने कराए थे आपके उपवेद, मैंने कराए थे आपके वेदांग, मैंने कराए थे आपके उपनिषद। यानी कि ये चीज़ जो मैं आपकी करा चुका हूँ। अब मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई थी कि वैदिक काल का अध्ययन करने के लिए उसे हमने 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था वैदिक काल, दूसरे का नाम था वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था पूर्व वैदिक काल, दूसरे का नाम था उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल का जो हमने काल माना था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना था। यहाँ पर लोहे की खोज नहीं थी, यहाँ पे चांदी की खोज नहीं थी, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। नमक का ज्ञान नहीं था, मछली का ज्ञान नहीं था, ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए उल्टा विस्तार हुआ है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और दूसरी ये जो बात थी ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बता रखी, कोई भी आपको परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, आप यहाँ बताओ, फेसबुक पे बताओ, कहीं भी सर्च करो यार, पर बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करो। एक छोटा सा काम तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, कोई दूसरा काम तो मैं आपसे पूछा नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे घर में दादा दादी लोरी सुनाते हैं, कहानी सुना रहा हूँ मैं तो आपको। कहानी अब भी जीएस याद ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। इतिहास है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसे इतना सरल बना दिया कि आप मुँह जवानी याद कर लोगे। और अब से पहले जो 40-45 वीडियो वो मुँह जवानी याद होंगी, और अब भी याद ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुरा मत मानना, जो भी भाई बहन कोचिंग कर रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना छोटा सा काम है, कुछ नहीं करना, आपको लाल बटन को दबाना है और कुछ दूसरा काम आपको नहीं करना है। बाकी पढ़ाई आपकी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है, सभी टीचर आपको प्यार से और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पूर्व वैदिक काल जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मेरा टॉपिक था। पूर्व वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया था कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो काल था वो हमारा पूर्व वैदिक काल में आता है। और जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है, वो जो हमारा काल था, उस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा उत्तर वैदिक काल ही रहेगा। और इस उत्तर वैदिक काल में मैं आपको जो जो पढ़ाने वाला हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ, देखिए पक्की बात है, जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आता है उसी तरीके से वैदिक सभ्यता से भी एक क्वेश्चन आता है। कई बार आपसे कंपेयर करा लेता है कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता दोनों एक ही हैं, और या सिंधु घाटी सभ्यता, कई बार इन दोनों में डिफरेंट कराने लग जाता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता क्या है, सीधी सी बात है कि वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ घोड़े का ज्ञान है। जबकि मैं इतना बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन घोड़े की जानकारी उन्हें नहीं थी। ऐसा बताया जाता है कि एक साक्ष्य जगह ऐसी थी कि जहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली थी। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे लोहे की जानकारी हो जाती है। पूर्व वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल आता है, यहाँ पे लोहे की जानकारी आ जाती है, लेकिन वहाँ लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये टॉपिक जो आज हमारा बड़ा इंटरेस्टेड सा टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, आज उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे, और इस उत्तर वैदिक काल का जो समय होगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक होगा। ये हमारा सही समय है जो हमें पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो हमारा 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है, और ये जो हमारा समय है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, 2 या 4 आपके समय। इस समय आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी व बाघ का ज्ञान हो चुका था।
पूर्व वैदिक काल में ना तो चावल की जानकारी तो थी, लेकिन उस समय ना नमक की जानकारी थी, ना मछली की जानकारी थी, ना नमक की जानकारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन चीज़ों की हमें जानकारी हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप चाहें तो इसका आराम से बिल्कुल प्यार से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। अब देखिए इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। समझाने का टॉपिक देखिए क्या है। मैंने लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो जाती है और इस आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहले का नाम दिया जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ध्यान रखना, ये ब्रह्मचर्य जो शब्द है, इस शब्द को आप जैन धर्म में पढ़ोगे, क्योंकि सत्य, अस्त्य, अहिंसा और अपरिग्रह जैन धर्म का 5वां महाव्रत, जिसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है, इसे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। 5 महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत से पहला सत्य, अस्त्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करना, और ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में भी 4 आश्रम थे, इन्हें 4 भागों में बांटा गया था, और इसकी जो उम्र निर्धारित की गई थी वो 25 जीरो से लेकर और 25 यानी कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में रखी थी। और इसमें मनुष्य इसमें ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त करता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो 25 से लेकर 50 साल तक होगा, नाम होगा गृहस्थ आश्रम। इसके बाद जो तीसरा आश्रम होता है वो वानप्रस्थ होता है, जो कि 50 से लेकर और 75 साल तक होता है। इसके बाद जो चौथा आश्रम होता है, जिसे संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं, जो 75 से लेकर और 100 वर्ष तक होता है। आजकल तो यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया है, असंभव सा ऐसा हो जाता है, क्योंकि मनुष्य आजकल 65-70 साल के बाद 70 साल के बाद बड़ा मुश्किल ही हो जाती है आज के समय में। इस तरीके से आपसे पूछेगा कि पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद इतना डीपली तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ा होगा जितना आज मैं तुम्हें इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ से क्वेश्चन आता देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अब भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला सवाल तो ये कि उत्तर वैदिक काल, क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल गोत्र प्रथा शुरू हो गई थी। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। कई बच्चों का वो है कि गुरुजी साइड से हट जाया करो जब हम पढ़ते हैं, तो मैं साइड से हो गया हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात मैंने लिखे है सूत्रकाल। सूत्रकाल मतलब 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा पूर्व के बीच की कहानी को दर्शाया गया है। इसमें संस्कार दिखाए गए हैं, इसमें विवाह दिखाए गए हैं, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन आज जो हम वर्णन करना चाहते हैं, वर्णन आज हम करेंगे विवाह का। विवाह मैंने आपके सामने लिखे हैं कि विवाह होते हैं 8 प्रकार के। आपके सामने विवाह लिख रहे होंगे ब्रह्म विवाह, दूसरे नंबर पर देव विवाह, तीसरे नंबर पर आर्ष विवाह, चौथा आ जाता प्रजापत्य विवाह, 5वां आता असुर विवाह, 6ठा आ जाता राक्षस विवाह, 7वां आता गंधर्व विवाह और 8वां आ जाता भैया आपका राक्षस विवाह। तो कुल मिलाकर ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अब ये गुरुजी 8 विवाह हमने तो सुने ही आज अपनी लाइफ में एक बार हैं। हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है, दुल्हन आता है, दूल्हे के पिता, लड़की का पिता लड़के को देखने जाता है, अगर मर्जी हो जाती है तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। एक लड़का आता है, वो शादी हो जाती है। हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है। उत्तर वैदिक काल में नहीं, ये आज भी 8 प्रकार के विवाह एट प्रेजेंट मौजूद हैं। जो लव मैरिज करते हैं, प्यार वाला, जो इश्क वाली मोहब्बत होती है, वो सब चीज़ आज यहाँ पे दिखाई जाएगी। वो क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे ऊपर जो मैंने आपके लिखा है ब्रह्म विवाह। इन 8 विवाहों में जो सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता है, सबसे उत्तम विवाह, वो ब्रह्म विवाह होता है। आपसे पूछेगा कि सबसे उत्तम विवाह बताइए कौन सा होता है, तो ये उत्तम विवाह है, सबसे अच्छा विवाह। इस विवाह में होता क्या है, पिता अपनी पुत्री के लिए खुद वर ढूंढने जाता है और खुद पसंद करता है और उसे अपने घर बुलाकर अपनी पुत्री को सौंप देता है। यही हमारे समाज में सबसे अच्छा विवाह चलता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। इसके बाद जो दूसरा विवाह चलता है उसका नाम है देव विवाह। देव विवाह क्या चीज़ होती है भैया, ये चीज़ देख लीजिए। इस देव विवाह में होता है कि जो भी पुरोहित यज्ञ करता है, जो भी पुरोहित यज्ञ करता है, पिता अपनी बेटी को उस पुरोहित को सौंप देता है। जो भी पुरोहित यज्ञ करता है, पिता अपनी बेटी को उसे सौंप देता है। यह विवाह देव विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है भैया, देव विवाह। अब तीसरे नंबर पे आता है आर्ष विवाह। गुरुजी ये कौन सा विवाह, आर्ष विवाह?
चलो भाई जी आज तुम्हें आर्ट्स विवाह भी सिखा दें। आर्ट्स विवाह कौन सा है ये जो आर्ट्स विवाह है, इस आर्ट्स विवाह में जब भी विवाह होता था तो आर्ट्स विवाह में वर से एक गाय बैल की जोड़ी ली जाती थी। जो वर होता था, वर होती थी, वर से एक गाय बैल की जोड़ी ली जाती थी, गाय बैल की जोड़ी ली जाती थी। देखिए पहले में मैं आपको एक बार फिर बता दूं, क्योंकि कभी आप कहो गुरुजी आपने लिखे नहीं थे। जो सबसे उत्तम विवाह होता है, इसमें क्या होता है, पिता खुद सौंप देते हैं, खुद सौंपते हैं किसको, अपनी कन्या को, किसको, जिसको उन्होंने पसंद किया हो। इसके बाद देव विवाह, देव विवाह में जो भी पुरोहित यज्ञ करता है, पुरोहित जो यज्ञ करता है, पिता अपनी पुत्री को उसे सौंप देता है। तो 3 प्रकार के विवाह हमारे सामने निकले। पहला जो सबसे हिंदुस्तान का सबसे पवित्र विवाह माना जाता है, आज भी होता क्या है, लड़की के लिए लड़का ही देखने के लिए जो लड़की के पिताजी ही जाते हैं, तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता है, सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता है। फिर देव विवाह मैंने आपको बताया, फिर मैंने आर्ट्स विवाह बताया। इसके बाद देखिए प्रजापत्य विवाह। अब ये प्रजापत्य क्या होता है भैया, प्रजापत्य होता है कि पिता जो होता है, पिता वर से, जो पिता है वो वर से वचन लेता है कि आप मेरी बेटी को सुरक्षित रखोगे, सही रखोगे। देखिए दोबारा फिर बता दूं, इसमें पिता अपनी बेटी को खुद सौंप देते हैं, इसमें जो पुरोहित यज्ञ करता है उसको दे देते हैं, इसमें पिता वर से एक गाय बैल की जोड़ी लेते हैं। इसमें क्या होती है, जो आपका प्रजापत्य होता है, इसमें पिता वचन लेता है वर से कि आप मेरी बेटी को सुरक्षित रखोगे या नहीं रखोगे, इस बात का वचन लिया जाता है। इसके बाद असुर विवाह, असुर विवाह में आपने देखा होगा कई बार कि कन्या को बेच दिया जाता है, कन्या को बेचा जाता है। देखिए या तो शुरू का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है या लास्ट के 4 इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछेगा कि असुर विवाह क्या होता है, जब कन्या को बेच दिया जाता है। कई बार आपने बहुत सारे गांव में या शहर में कोई ना कोई 1-2 उदाहरण आपको ऐसा मिल सकता है कि जो अपनी कन्या को ही बेच देता है, वो सबसे बड़ा पाप होता है इस तरीके काम करना कोई। तो असुर विवाह हो गया। अब इसके बाद में देखिए गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कौन सा होता है, अब तुम्हें गंधर्व विवाह सिखा दूं थोड़ा सा भैया। गंधर्व विवाह है लव मैरिज। अगर गंधर्व विवाह के बारे में जानना चाह रहे हो तो ये है भैया लव मैरिज। लव मैरिज होता क्या है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। लव मैरिज MA आपसे पूछेगा कि लव मैरिज किस विवाह के अंदर आती है, गंधर्व विवाह। तो 6 प्रकार के विवाह हो गए। 7वां जो विवाह होता है वो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह यह है कि कन्या का अपहरण करके, अपहरण करके किया गया विवाह। मान के चलो किसी की कोई बेटी थी, उस बेटी को जबरदस्ती नशे की कोई चीज खिलाकर उसका अपहरण कर लिया गया और वो हल्के से नशे में थी, तब उससे क्या है शादी कर ली गई, विवाह कर लिया गया, वो राक्षस विवाह कहलाया। देखिए फर्क क्या है, असुर विवाह, राक्षस विवाह। यहाँ का लड़की का अपहरण किया जा रहा है, यहाँ पिता खुद अपनी बेटी को बेच रहा है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसके बाद देखिए पेशाच विवाह। मैं माफी चाहूंगा, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा पेशाच विवाह क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहन यहाँ से कोचिंग कर रही हैं। पेशाच विवाह को आप खुद समझदार हो, बलात्कार करके किया गया बाद में जो विवाह होता है वो पेशाच विवाह होता है। बस इतना ही इसके बारे में आपको बताऊंगा। हिंदू धर्म में जो संस्कार बताए जाते हैं वो 16 संस्कार बताए जाते हैं। संस्कार कौन कौन से हैं वो देख लियो भैया एक बार जरा। कई बार आपने एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि संस्कारों की संख्या बताइए, तो जो संस्कार हैं उनकी संख्या 16 है। 16 कौन कौन से हैं वो देखो। 16 संस्कार कौन कौन से हैं भाई देखिए। पहला गर्भाधान, दूसरा पशुवन, तीसरा जातकर्म, चौथा नामकरण, 5वां निष्क्रमण, 6ठा सीमोंतयनन। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, लो पहले से दिखा देता हूं मैं आपको। गर्भाधान, पशुवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, सीमांतोन्नयन, अन्नप्रशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, केशांत, अपनयन, वेदरमम, समापवर्तन, केशांत, विवाह और लास्ट में किसी भी व्यक्ति की होती है अंतुष्टि। ये 16 संस्कार हैं। आदमी के लेके पैदा होने से और आदमी की मृत्यु तक सिर्फ यही 16 संस्कार चलते हैं, जिसमें उसका विवाह भी होता है, जिसमें उसकी पारिवारिक देखरेख भी होती है, जिसमें उस व्यक्ति की अंत्येष्टि भी होती है। और टोटल जो आपको यहाँ पे समय मिलता है
वो सिर्फ और सिर्फ 16 संस्कारों के माध्यम से ही दिखाई जाती है। पूरी दुनिया का जो आपसे अवगत करा दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इन 16 संस्कारों में ही आपको पूरी दुनिया के दर्शन दिखा दिए जाते हैं। देखिए मेरी क्लास अक्सर छोटी रहती है, मैं खुद एक कहानी बनाता हूँ, किताबों में ये कहानी नहीं होती है। खुद कहानी बनाना फिर आपको उस कहानी को समझाना बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये कहानी याद की है, मेरे भाइयों बहन, एक दिन आपकी ये कहानी मुंह जबान याद होगी। आप बोलेंगे कि पवन सर गुड, मज़ा आ गया, पूरी जीके याद होगी कि हाँ जीके अब गुरुजी सरल लगने लगी है। और जो मुझे लाइक करते हो, जिनको वीडियो पसंद आ रही हो, वो शेयर जरूर करते रहे, कमेंट्स जरूर करते रहें। और कमेंट्स करके तो बताते तो रहें, एक बार अपनी हाजिरी तो लगाते रहें। मुझे भी तो पड़ेगा कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट है, कौन मुझसे पढ़ना चाह रहा है, कौन पढ़ रहे हैं, किसको एग्रेसिव, किसको मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें, और चैनल को लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगला टॉपिक देखिए पुरुषार्थ। इनकी कई बार संख्या पूछ लेता है कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है। संख्या मैं आपके सामने लिख देता हूं, संख्या होती है 4। अब वो हैं कौन कौन, चारों के नाम लिख लीजिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 होते हैं। आपसे पूछेगा पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बाद देखिए यहीं पर होता क्या, अब चलेंगे महाकाव्य काल। अब ये महाकाव्य काल हैं कितने, पहले तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बच्चों की ये डिमांड रहती है कि गुरुजी लिखने के बाद में थोड़ा सा साइड से हो जाया करो। जैसा आपने कहा कि गुरुजी राइटिंग थोड़ी सी आपकी साफ़ नहीं है, मैंने राइटिंग पे काम किया, राइटिंग साफ़ की। आप और बताओगे गुरुजी आपकी स्पीड कम है, स्पीड कम ज़्यादा करेंगे, कुछ कम होगी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा होगी कम करेंगे। लेकिन यार जब तक आप बताओगे नहीं कैसे काम चलेगा। कमेंट्स जरूर करते ना, जो मुझे लाइक कर रहे हो, चैनल को लाइक कर रहे हो, वो भैया बताते जरूर रहे, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो करते रहो। इतना छोटा सा काम है यार, गुरु का इतना अधिकार, इतना फर्ज तो बनता ही है कि इतनी बात कह दे। चलो बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हो। टॉपिक चल रहा हमारा महाकाव्य काल। महाकाव्य आपको 2 ही पढ़ने हैं भैया, एक का नाम होगा महाभारत और दूसरे का होगा रामायण। कई बार यहाँ पे 2 महाकाव्य और पूछेगा, उन दोनों के मैं नाम भी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ी देर रुकिए, वो महाकाव्य इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं दोनों, लेकिन फिर भी मैं उसकी तुलना भी आपकी करवा के जाऊंगा। महाकाव्य काल, इसमें आपको पढ़ना है रामायण और महाभारत का अंतिम जो संकलन हुआ था, यानी कि महाभारत और रामायण को जब अंतिम रूप से मुद्रित किया गया था, अंतिम रूप से जब इनका संकलन किया गया था, तब हमारे यहाँ पर गुप्त वंश का काल हुआ करता था। गुप्त वंश में बड़े अच्छे अच्छे राजा हुए हैं। मैं अगले 3 दिन बाद गुप्त साम्राज्य ही पढ़ाने वाला हूँ। गुप्त वंश में जैसे संस्थापना श्रीगुप्त करेंगे, चंद्रगुप्त करेंगे, और इसके बाद में आपको बहुत सारे राजा, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, समुद्र गुप्त, ये सब चीज़ आएंगी। पढ़ाऊंगा इन्हें, बहुत कहानी बनाऊंगा उसकी भी कोई अच्छी सी। एक कहानी डेली आपको इस तरीके से पसंदीदा मिलती रहेगी, चाहे वो करंट की कहानी हो। ऐसा कोई टीचर बताओ जो करंट को भी एकदम कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हो। मैं करंट भी आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे आपके साथ के साथ याद हो जाए। मैंने करंट की 2 ही वीडियो आपको दी, अच्छी जो वीडियो अभी फिलहाल में दी है, मतलब जब से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, 2 वीडियो दी हैं, दोनों पुरस्कारों की हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों वीडियो आपको याद भी हो गई होंगी। चलिए, एक वीडियो आप तक पहुंची होगी, एक कल पहुंच जाएगी, मतलब दोनों वीडियो शायद पहुंच चुकी हैं आप तक। अब देखो इसके बारे में आपसे कई बार सवाल ये पूछेगा कि रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन किस काल में हुआ था, तो आप आंसर देंगे रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन गुप्त वंश में हुआ था। एक लाइन तो हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। प्रारंभ में इस आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता था, तब इसमें 12,000 श्लोक थे। अंत में इसमें होता क्या, 24,000 श्लोक हो जाते हैं, और इसे चतुर्वंशति और साहसी के नाम से पुकारा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। रचयिता वाल्मीकि जी हैं। इसे महाकाव्य, आदि महाकाव्य कहा जाता था, तब इसमें 12,000 श्लोक थे। अंत में जब इसमें 24,000 श्लोक हो जाते हैं, तब इसे चतुवंशति साहस्री के नाम से जाना गया। अंत में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने 20वीं सदी में सच्ची रामायण की घटना को सिद्ध किया था, रामायण की रचना की थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो है महाभारत। महाभारत से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी देखो अब करा देते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के बाद में राइटिंग अब आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा राइटिंग पे काम किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगी। चलिए, इसका संकलन वेद व्यास जी ने किया था, पहली बात तो ये याद रखनी है। प्रारंभ में हुआ क्या कि इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे, तब इनका नाम हुआ करता था जय संहिता। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इनका नाम हुआ करता था जय संहिता।
अंत में होता क्या है कि इनमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हो जाती है 24,000 और तब इनका नाम पड़ता है महाभारत। ये बात देखो फिर एकदम, पहले इनमें संख्या थी 8800, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अब इसमें जो संख्या बढ़कर हो जाती है 24,000, तब इसका नाम पड़ता है भारत। अंत में होता क्या है कि इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो जाती है और तब इसका नाम महाभारत पड़ता है। अर्थात महाभारत को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम 8800 पे जय संहिता होता है, 24,000 पे भारत हो जाता है और 1,00,000 में महाभारत हो जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि महाभारत को हम 3 नामों से पुकार सकते हैं। जय संहिता 8800 पे, 24,000 पे भारत और 1,00,000 पे हो जाती है महाभारत। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। यह इसकी खास बात यह है कि यह सबसे बड़ा विश्व का महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर महाकाव्य किसी को कहा गया है तो वो ध्यान रखना, वो महाभारत को कहा गया है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। देखिए इसमें कुल 18 पर्व हैं और छठा पर्व भीष्म पर्व है। इसी पर्व का एक भाग है जिसे हम गीता पर्व कहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने यहाँ पे लिखा यूनान के 2 महाकाव्य। यूनान के 2 महाकाव्य थे, एक का नाम था इलियड, देखिए लिखे हो आराम से, एक का नाम था इलियड और दूसरे का नाम था ओडिसी। इन दोनों की जो रचना की थी वो होमर ने की थी। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, भारत के 2 महाकाव्य हैं और एक का नाम रामायण है, दूसरे का नाम महाभारत है। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा उसका नाम महाकाव्य है, महाकाव्य उसका नाम महाभारत है। लेकिन 2 यूनान के हैं, एक का नाम इलियड है, एक का नाम इलियड है और दूसरे का नाम ओडिसी है। इन दोनों की रचना यूनान के एक साहित्यकार जिनका नाम होमर था, उस होमर ने रचना की थी। होता क्या है, अब नेक्स्ट लाइन में एक बार दोबारा रिवाइज मैं आपको करा देता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे जात प्रथा, जात या गोत्र प्रथा शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे चावल, मछली, यहाँ पे लोहे, इन सब की जानकारी हो चुकी थी। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात मैंने आपको बताई, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से अब जो मैं आपके सामने आज की लास्ट लाइन लिखने वाला हूँ, वो लास्ट लाइन आपके सामने है। जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, आप इसे पढ़ के आना। मैं बता दिया हूँ टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक है द्वितीय नगरीय क्रांति एवं मगध का उत्कर्ष। दरअसल में हुआ क्या, एक लाइन आपके सामने लिख रहे हैं यहाँ पे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, गंगा और यमुना 2 आब। देखिए 2 एक वर्ड निकल के आया, 2 आब। मैं इसका आपको मतलब बता दूं, शायद ऐसे कोई बताता नहीं होगा इस तरीके से। 2 आब क्या होता है, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम 2 आब कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एवं बिहार में लोहे का प्रचुर प्रयोग हुआ, इसी कारण से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी 16 महाजनपदों का उदय का वर्णन। दरअसल में क्या था, जैन धर्म की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है भगवती सूत्र। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय। फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम भगवती सूत्र और एक है अगुत्तर निकाय। इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब 16 महाजनपदों का वैसे ही वर्णन होगा, यहीं पर सीधी सी बात, सबसे बड़ी बात जो होगी वो लोहे की ज्ञान हो जाएगा। लोहे का ज्ञान होगा तो एक दूसरे लोग अब मगध के लिए लड़ेंगे। एक वर्ड मैंने ऊपर लिखा है आपके सामने यहाँ पे, मगध का उत्कर्ष। देखिए ये कल का टॉपिक हमारा रहेगा द्वितीय नगरीय क्रांति। देखिए पहले भारत में जो क्रांति आई वो नगरीय आई, फिर ग्रामीण हो गई और फिर इसके बाद आगे नगरीय। इसका मतलब चक्र घूम रहा है किस पर, पहले नगरीय, फिर ग्रामीण, फिर नगरीय। अर्थात आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और अंत में बार बार यही निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें। बड़ी गर्मी है लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों से प्यार मोहब्बत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों का साथ बना रहे इसी तरीके से, चैनल पे आप बने रहें तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों।